हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत वैदिक कालीन राजनीतिक संरचना। और इसके अंतर्गत देखिए, जब भी राजनीतिक संरचना को हम लोग देखेंगे, वैदिक काल को ही जब भी हम लोग स्टडी करेंगे तो थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करते चलेंगे, थोड़ा कंपैरिजन करते चलेंगे, क्योंकि इसको दो भागों में मैंने बांटा हुआ था। एक था ऋग वैदिक काल, दूसरा था उत्तर वैदिक काल। अब बिल्कुल देखिए, यहाँ पे राजनीतिक संरचना के अंतर्गत ऋग वैदिक काल को अगर आपको पता है तो उत्तर वैदिक काल तक आते आते यहाँ पे क्या परिवर्तन आया और उसके तत्पश्चात और उसमें क्या नया चीज़ जुड़ते गया, अगर दोनों को आप थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो बिल्कुल आप लोगों को आसान लगेगा। और इसी प्रक्रिया को मेरे द्वारा अपनाया गया है। क्लास नंबर 14 आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऋग वैदिक कालीन राजनीतिक संरचना। सबसे पहले देखिए, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक इकाई की हम लोग बात करते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, भारतीय सभ्यता के इतिहास में उस समय बिल्कुल ये शुरुआती चरण था। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्रमुख राजनीतिक संरचना के रूप में छोटा समाज जो यहाँ पे मौजूद है, कुलप, ग्रामणी, बीसपति, जनपति। आइए देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे इकाई है नंबर 1, 2 यहाँ पे लगा दिया गया है। कहा जा रहा है कि ऋग वैदिक काल में राज्य का मूल अधिकार पूरी तरीके से परिवार था। परिवार का जो मुखिया होता था यही कुलप कहलाता था। देख सकते हैं, परिवार का मुखिया ही होता था जो कि गोत्र के संबंध से बंधा हुआ था और गोत्र ही संबंधों का मूल आधार था। तो एक रक्त के समूह के सदस्य यहाँ पे, इसी को मैं ब्लड रिलेशनशिप बोलता हूँ, और गोत्र के आधार पे ही ग्राम का निर्माण होता था। तो बहुत सारे कुल परिवार मिला के ग्राम का यहाँ पे निर्माण कर दिया गया, जिसका जो प्रमुख होता था ये ग्रामणी कहलाता था। अनेक ग्राम मिलकर इसी तरीके से विष बनाते थे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अनेक, ठीक है, विष बनाते थे, और इसका जो प्रधान होता था ये यहाँ पे ऊपर विषपति कहलाता था। विष से जन बनता था, जो तत्कालीन समाज की अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी राजनीति की इकाई थी। और इस जन का जो प्रधान होता था यही जनपति, जिसे राजा के रूप में, जनपति के रूप में जाना गया, जन के रक्षक के रूप में इसे जाना गया। तो आप देख सकते हैं, एक रक्त समूह के सदस्य यहाँ पे सबसे लघुतम इकाई है। अनेक परिवार के समूह जब मिल गए तो ग्राम बन गया, इसका प्रमुख ग्रामणी हो गया। कई ग्रामों का जब समूह बन गया तो विष वंश विषपति बन गया, और अनेक विषों का जब समूह बन गया तो बृहत्तम इकाई हो गया। क्षेत्र बड़ा हो गया, क्षेत्र बढ़ते जा रहा है, और इसका प्रमुख जनपति राजा के रूप में यहाँ पे हो गया। दूसरी बात करते हैं हम लोग पंचजन। अब पंचजन को लेके आप लोगों को ध्यान आ गया होगा कि जो भी वैदिक लोग आए भारत में, तो यहाँ पे 5 जो एक तरीके से कबीलाई लोग जो मिल के जो यहाँ पे, ठीक है, दस्युओं से जो युद्ध हुआ था, इन्हीं में 5, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट जो पंचजन थे, आगे चल के इनका कबीलाई समाज धीरे धीरे बसते गया। जैसे कि इस काल में द्रुहु हो गया, यदु हो गया, ठीक है, यदु, पुरु हो गया, क्रुमु, तुर्वसु, ठीक है। ये जो 5 क्षेत्र आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या हुआ तो एक संगठित पूरी तरीके से जन थे। यहाँ पे 1 जन, 2 जन, 3 जन, 4 जन, 5 जन, और यहाँ पे आप एज्यूम कर पाइए कि यहाँ पे हर जगह वही प्रक्रिया मौजूद है। जैसे कि कुल होता था, ग्रामणी, बीस, और उसके बाद जन होता था। वंशानुगत राजतंत्र शासन का सामान्य स्वरूप था, किंतु कहीं कहीं राजा के निर्वाचन की उल्लेख भी मिलता है, जो उस समय बहुत एक प्रगतिशीलता को लिया हुआ था। तो ये पूरा का पूरा पंचजन से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं राजा। शुरुआत में कहा जा रहा है कि राजा सामान्यतः सैनिक नेता होता था। पूरी तरीके से सैनिक कमांडर के रूप में आप इसे समझ सकते हैं, सैनिक कमांडर, अर्थात ठीक है कि जो भी, ठीक है, युद्ध वगैरह होता था उसका लीडरशिप करता था, नेतृत्व करता था, और आगे चल के धीरे धीरे कर के रूप में बलि नामक कर लिया जाने लगा। और ये बलि नामक कर सबसे इसका खासियत थी उस समय कि स्वेच्छापूर्वक ही होता था, और उस समय जो भी, ठीक है, कंदमूल जो भी उस समय होता था, कोई ज़बरदस्ती नहीं लिया जाता था, ठीक है, स्वेच्छा से लिया जाता था। और यहाँ पे युद्ध वगैरह काफ़ी अधिक होता था उस समय,
और युद्ध जो पशुओं के लेके खासकर अधिक होता था। तो युद्ध में लूटे गए माल से बड़ा भाग यहाँ पे प्राप्त करने का, ठीक है, ये राजा अधिकारी होता था और उसके तत्पश्चात, ठीक है, इसको कई सारे भागों में बांट दिया जाता था। जनतांत्रिक संस्थाएं, कबीलों के आधार पर बने बहुत से संगठन का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट संस्थाएं जैसे कि सभा है, समिति, इसी तरीके से विदत था भी बोलते हैं, विदत, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे गढ़, ठीक है, मौजूद थे। ये संगठन विचारात्मक हो गया, सैनिक और धार्मिक कार्य देख रेख करते थे एवं राजा के ऊपर, ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा राजा के ऊपर कंट्रोल करने का भी कार्य करते थे, जिससे कि राजा निरंकुश ना हो जाए। इनमें सभा और समिति का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था। उत्तर वैदिक काल की जो रचना अथर्ववेद में इन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, सभापति और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के नाम से, ठीक है, जाना गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे पीटी में पूछ सकता है। ऐसा माना जाता है कि सभा जन वृद्ध के लोगों की परिचित होगी, मतलब यहाँ पे वृद्ध जन रहते होंगे, तो इससे आप वर्तमान में जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है उससे आप को रिलेट कर सकते हैं कि वृद्ध माने इसको आप राज्यसभा से पूरी तरीके से को रिलेट कर सकते हैं। उसी तरीके से समिति है यहाँ पे, ठीक है, बोला गया कि साधारण जन होते हैं, कॉमन एज, सामान्य परिषद होती थी। इसको आप वर्तमान समय में लोकसभा से, ठीक है, कंपेरिजन कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ पे जो विदत होता था, ये कहा जा रहा है कि ऐसा माना जाता है कि सबसे प्राचीन संस्था के रूप में मौजूद थी, प्राचीन संस्था के रूप में मौजूद थी। और इसके सबसे बड़ी खासियत क्या होती थी कि यहाँ इस समय महिलाओं को यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता था, जो कि उत्तर वैदिक काल में आते आते कमज़ोर होता चला गया, जिससे कि महिलाओं की स्थिति दिन ब दिन खराब होती गई। उसी प्रकार से गण था यहाँ पे, ठीक है, लोगों का पूरी तरीके से समूह भी था, खासकर इलेक्शन वगैरह के लिए, ठीक है, ये सब प्रक्रिया चलते रहता था। ये था पूरा का पूरा जनतांत्रिक संस्थाएं। नेक्स्ट यहाँ पे नौकरशाही, बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, यहीं से सारा चीज़ आया है। दैनिक राजकाज एवं प्रशासन में वर्तमान में आप देख सकते हैं कि नौकरशाही की भूमिका कितनी इम्पोर्टेंट होती थी। उसी तरीके से जो नौकरशाही जो होती थी, राजा की ये लोग क्या करते थे, सहायता करते थे, राजा की सहायता करते थे। जो भी, ठीक है, डे टू डे लेब हो गया, प्रशासन हो गया, इनसे संबंधित राजा की सहायता करते थे। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नौकरशाही में महत्वपूर्ण स्थान जो होता था पुरोहित का होता था। पुरोहित जो विद्वान व्यक्ति होते थे। इसके अतिरिक्त सेनानी, यहाँ पे चारागाह का अधिकारी, ग्रामणी, जितना भी क्षेत्र उस समय के संदर्भ में जो भी इम्पोर्टेंट क्षेत्र था, सबके कुछ न कुछ प्रमुख होते थे। ये राजा की सहायता करते थे। ऋग्वेद में किसी प्रकार के यहाँ पे जो न्यायाधिकारी माने जुडिशरी सिस्टम का उल्लेख नहीं है। तथापि इसका अर्थ अब ये आप मत निकालिएगा कि ऋग्वैदिक समाज में कोई ऐसा आदर्श समाज था जहाँ अपराध नहीं होते थे। अपराध होते थे, ऑलरेडी मैंने शुरू में बताया था आप लोगों की कि चोरी वगैरह होती थी, चोरी सेंधमारी वगैरह की घटनाएं होती थी। गाय की चोरी, पशुओं की चोरी ज़बरदस्त तरीके से की जाती थी, लेकिन वही था, न्यायाधिकारी नहीं था, लाठी का बल होता था, जिसकी जितनी लाठी उसकी पूरी तरीके से विजय हो जाएगी। यहाँ पे जो राजा कोई नियमित या अभी तक कोई अस्थाई सेना का विकास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स सिस्टम अभी रेगुलर नहीं हुआ था, तो भाई सेना भी नहीं आएगा। लेकिन युद्ध के समय क्या होता होगा, आप खुद एज्यूम करिए, सेना है नहीं तो युद्ध के समय जो प्रजा होती थी उस समय की, गांव के जो कबीला के जो लोग होते थे, वही जो नागरिक होते थे, सेना, ठीक है, पूरी तरीके से बन जाते थे, जिसका कार्य संचालन गढ़, ग्राम, ठीक है, इन सारे कबीलाई टोलियों के नाम से जाना गया।
कुल मिलाकर यह कबीलाई ढंग का शासन था जिनमें सैनिक तत्व पूरी तरीके से प्रबल था और कबीलाई समाज में असमता मूलक बहुत ही कम दिखने को मिलता है। समता मूलक ठीक है, असमता मूलक समाज यहाँ पे होने की संभावना बहुत कम होती है। सब लोग मिल बांट के यहाँ पे खाते हैं। ऋग्वेद में इसी राजा को जनस्य गोप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनस्य गोप अर्थात कबीले के संरक्षक के रूप में अर्थात नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया। इस काल में राजा का पद पूरी तरीके से बोला जा रहा है कि अनुवांशिक हो चुका था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अनुवांशिक अगर हो चुका था ठीक है तो राजा को पूरी तरीके से छूट है, ऐसा नहीं था। अनुवांशिक था लेकिन ये पूरी तरीके से जो सभा प्लस जो समिति होते थे इनके माध्यम से चुनाव किया ही जाता था। तो सभा और समिति का देखा जाए तो उस समय जो पावर था राजा से कम नहीं होता था, क्योंकि ये पूरी तरीके से कंट्रोल करने का ये कार्य करती थी। तो यही था कुछ बेसिक बातें जिसको हम लोगों ने देख लिया ऋग्वैदिक काल राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत। अब आइए बात करते हैं हम लोग उत्तर वैदिक काल राजनीतिक व्यवस्था। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे निरंतरता क्या मिलती है, कौन कौन से ऐसे तत्व जो थे अभी जिसकी मैंने चर्चा की जो इस उत्तर वैदिक काल राजनीतिक व्यवस्था में विद्यमान थे। तो देखिए यहाँ पे जो निरंतरता है जो ऋग्वैदिक काल से चला आ रहा था, राजनीतिक संरचना काफ़ी हद तक अगर यहाँ पर देखा जाए तो कबीलाई ढांचा से अभी भी युक्त थी। कबीलाई ढांचा यहाँ पे मौजूद थी। राजा अभी भी कहा जा रहा है कि जो राजा निरंकुश अभी भी नहीं हुआ था, क्योंकि अस्थाई सेना का इस समय भी विकास नहीं हुआ था। जब तक अस्थाई सेना का विकास नहीं होगा राजा के निरंकुश होने का कोई सवाल ही नहीं है। इस काल में भी जो भी नौकरशाह था, नौकरशाह रक्त संबंध से पूरी तरीके से बंधा हुआ था, ब्लड रिलेशन यहाँ भी मौजूद था। इस काल में भी सभा एवं समिति जैसी जनतांत्रिक संस्थाओं का यहाँ पे मौजूद था। सभा और समिति यहाँ पे मौजूद थी और ये संस्थाएं राजा पर अंकुश लगाने में सक्षम थी। प्रशासन का सबसे छोटी इकाई के रूप में अभी भी जो कुल था पूरी तरीके से ठीक है निरंतरता यहाँ पे लिया हुआ था। ये तो था पूरी की पूरी जो ऋग्वैदिक काल से डायरेक्ट हमने इसको लिंक कर दिया जो कि उत्तर वैदिक काल में हमें दिखाई देता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं था, बहुत अधिक हद तक व्यापक परिवर्तन भी आया। और ये परिवर्तन क्या था तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे परिवर्तन के अंतर्गत सभा समिति तो थी यहाँ पे, लेकिन जो मैंने तीसरा एक और इम्पोर्टेंट पिलर बताया था विदत, विदत का यहाँ पे पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि नामो निशान भी यहाँ पे नहीं मिली। अब उनमें समाज के प्रभावशाली वर्ग का धीरे 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 ये जो सभा समिति था इसमें वर्चस्व होने लगा। पहले आम लोगों के लिए था लेकिन अब प्रभावशाली ठीक है, जो भी प्रभावशाली मतलब उस समय कि जो ठीक है ताकतवर थे जिनके पास अधिक बुद्धि थी उनका वर्चस्व यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ता चला गया। विदत खत्म हो गया तो राजनीतिक क्षेत्र में स्त्रियों की गतिविधि अब पूरी तरीके से यहाँ पे रोक दी गई और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते स्त्रियों के अधिकारों को काफ़ी हद तक यहाँ पे छीन लिया गया, संकुचित कर गया। राजा की अगर यहाँ पे बात की जाए यहाँ पे तो इसके आकार में धीरे धीरे यहाँ पे वृद्धि होने लगा। राजा उत्तरोत्तर शक्तिशाली होता गया। सत्ता धीरे धीरे प्रजा आश्रित से प्रदेश आश्रित हो गया। प्रदेश वगैरह यहाँ पे बनना शुरू हो गया, क्षेत्र बड़ा हो गया। राजा कबीलों पर अब धीरे धीरे यहाँ पे शासन करने लगा। अभी तक मिलजुल के चल रहा था लेकिन अब बात शासन की आ गई। पर उनके कबीले, उनके प्रमुख कबीले उनके राज्य के प्रदेश से अभिन्न समझे जाने लगे। भले ही उस प्रदेश के भीतर अपने कबीले से भिन्न लोग बसते थे, आरंभ में हर प्रदेश वहाँ आकर सबसे पहले बसने वाले कबीले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धीरे धीरे यहाँ पे माइग्रेशन की प्रक्रिया बढ़ते चली गई और धीरे धीरे ये जो छोटा कबीला था ठीक है, ये कबीला है, उत्तर वैदिक काल तक एक सीमित स्तर पे मौजूद था। लेकिन ऋग्वैदिक काल तक एक सीमित स्तर पे मौजूद था, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते अब धीरे धीरे इसकी क्षेत्र में पूरी तरीके से
वृद्धि होने लगी। कहा जा रहा है यहाँ पे कि धीरे धीरे ठीक है, उदाहरण के रूप में पंचाल को आप ले सकते हैं, पंचजन को ले सकते हैं कि पहले एक जन या कबीले का नाम था जो बाद में एक प्रदेश विशेष का पूरी तरीके से नाम हो गया। और जब प्रदेश विशेष का नाम हो गया, बहुत बड़ा क्षेत्र जब यहाँ पे आ गया, तो उस बहुत बड़े क्षेत्र को एक ही नाम कर दिया गया। और पहली बार एक बहुत ही क्रांतिकारी शब्द यहाँ पे आ गया, राष्ट्र, जिसका उस समय का जो अर्थ था प्रदेश या इसको राज्य क्षेत्र के रूप में। आगे चल के राजा के जो चुनाव को लेके यहाँ पे इलेक्शन की प्रक्रिया यहाँ पे हावी हो गई। ठीक है, सभा और समिति तो थी ही, यहाँ पे इलेक्शन की प्रक्रिया यहाँ पे हावी हो गई। और राजा देखिए यहाँ पे टैक्स वगैरह की प्रक्रिया भी यहाँ पे मजबूती, ठीक है, मजबूती तरीके से पालन किया जाने लगा। अभी तक जो बलि नामक कर स्वेच्छापूर्वक थी, अब बलि नामक कर को पूरी तरीके से मैंडेटरी, अनिवार्य यहाँ पे बना दिया गया। और आगे चल के गिफ्टिंग वगैरह की प्रक्रिया बढ़ गई कि शासक को जितना अधिक हो सके यहाँ पे हमें गिफ्ट देना है। ठीक है, गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। और धीरे धीरे अब यही है कि अब जो सैनिक जो प्रक्रिया है यहाँ पे, सैनिक व्यवस्था धीरे धीरे यहाँ पे स्टेबलाइज होती गई। और अब आके पूरी तरीके से राजा के पद को लेके सभा समिति को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया। और धीरे धीरे राजा का जो पद था यहाँ से अनुवांशिक करने का पूरी तरीके से प्रयास किया गया, अनुवांशिक कर दिया गया। और अनुवांशिक में जो राजा का जो ज्येष्ठ पुत्र होता था, ज्येष्ठ पुत्र को ही शासक बनाया जाता था। लेकिन उत्तराधिकारी का यह क्रम निर्विघ्न रूप से नहीं चला आगे चल के। ठीक है, कई सारे यहाँ पे युद्ध भी होते हैं, खासकर शासक को लेके। और कर्मकांडीय विधान ने राजा को और भी पूरी तरीके से प्रभावशाली बना दिया। कर्मकांड की अवधारणा यहाँ पे सामने आ गई। इस काल में अब राजा कई सारे यहाँ पे यज्ञ करने लगा। अब यज्ञ का आप लोगों ने काफ़ी नाम सुना होगा, जैसे कि राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठानों का यहाँ पे आयोजन करता था। अब देखिए, जब भी यहाँ पे यज्ञ होगा, जो भी राजा का जो क्षेत्र होगा, एक एक लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे बहुत सारे जो चढ़ावा है देंगे, यहाँ पे चढ़ावा यहाँ पे देंगे ही देंगे। और यज्ञ को कराने वाला और कोई नहीं, यहाँ पे पुरोहित मौजूद होगा। तो देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यज्ञ जो, ठीक है, करवा रहा है, यहाँ पे पूरी तरीके से शासक और पुरोहितों की भूमिका है। और यहाँ से जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनको आगे चल के, ठीक है, उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो कि हम लोग देख रहे हैं, वैश्य और शूद्र की अवधारणा आ चुकी थी। इनको बहुत अधिक, ठीक है, खासकर शूद्रों को कोई अधिकार तो था ही नहीं, वैश्यों को थोड़ा बहुत अधिकार दिया गया था। लेकिन देखिए पूरी इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है अब धीरे धीरे इन्हीं लोगों से धीरे धीरे चलना शुरू हो गई। फिर कहा जा रहा है कि इस काल तक आते आते कर व्यवस्था, जैसा कि मैंने अभी बताया, कर पूरी तरीके से रेगुलर मैंडेटरी कर दिया गया। करों के संग्रह एवं संचयन के लिए यहाँ पे अधिकारी नियुक्त किया गया बाकायदा, कि भाई अधिकारी नियुक्त करो, कौन कौन कितना टैक्स दे रहा है, सब लेखा जोखा होना चाहिए। राजा अपने कर्तव्य के संपादन में यहाँ पे पुरोहित के साथ सेनापति और कई अन्य उच्च कोटि के अधिकारियों की मदद लेता था। निम्न स्तर पर प्रशासन का जो भार संभवतः ग्राम सभाओं पर होता था, जैसे कि ग्रामड़ी पे यहाँ पे अधिक लोड होता था। छोटे स्तर पे ग्राम सभाओं पर रहता था, जिन पर प्रमुख कुलों के प्रधानों का नियंत्रण रहता था। उत्तर वैदिक काल में भी राजा कोई स्थायी सेना अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन अलग अलग इसके लिए की कंट्रोवर्सी है। किसी में लगता है कि भाई सेना मतलब अस्थायित्व का, ठीक है, यहीं से धीरे धीरे मजबूतीकरण के रूप में हमें यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो गया। अब यही मजबूतीकरण आगे चल के पूरी तरीके से जब महाजनपद बनने लगेगा तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया यहाँ पे सामने यहाँ पे आ जाएगी। उत्तर वैदिक काल में पंचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था, ध्यान रखिएगा, पंचाल
पंचाल नरेश आप लोगों ने नाम सुना होगा। राजतंत्र ही शासन का आधार था। वैसे कहीं कहीं पर गणराज्यों के भी यहाँ पे उदाहरण मिलते हैं। ऐसे अनेक राजा हुए जो ब्रह्मा ज्ञान एवं आध्यात्मिक चिंतन से जुड़े हुए थे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावलियाँ हैं कि विभिन्न दिशाओं में राजाओं के विभिन्न नाम क्या थे। जैसे कि यहाँ पे दिशा देख पा रहे हैं, राजा है यहाँ पे। पश्चिम में स्वराट बोला गया, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज और मध्य में राजा बोला गया। कुछ और शब्दावलियाँ हैं यहाँ पे। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्नियों का उल्लेख जो मिलता है। जो भी ये रत्नी थे उत्तर वैदिक काल में आके डेवलप हो गए थे। जैसे कि पुरोहित, राजा का प्रमुख परामर्शदाता, सेनानी, सेना का प्रमुख, ग्रामीण, ग्राम का मुखिया, महिषी, राजा की पत्नी, सूत, रथ सेना का नायक, संग्रहिता, कोषाध्यक्ष के रूप में, भागदूत, कर एकत्रित करने वाला अधिकारी के रूप में, अच्छा बाप, लेखाधिकारी के रूप में, पालागल, विदुषा के रूप में, छाता, प्रतिहारी या दवारी के रूप में। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावलियाँ हैं जो कि प्रीलिम्स वगैरह में पूछ लिया जाता है। इससे आप लोग मेमोराइज जरूर करिए। तो ये था पूरा आज हम लोगों ने देखा वैदिक काल के अंतर्गत जो भी राजनीतिक व्यवस्था थी। बहुत इंटरेस्टिंग था। बारी बारी से हमने कंप्लीट कर लिया। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। लेक्चर पसंद आ रहा है तो शेयर ज़रूर करते रहे। एंड गॉड ब्लेस यू।